कुछ लोग खुद की गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। आप सबने नोटिस किया कि इस बार का प्रीलिम्स काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। काफी सारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रैंडम थे। चलो ठीक है, करंट अफेयर में था, पर इतना याद रखना कि कौन बंदा कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा था, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम ऐसी चीजें यहाँ पे कर पाए। देखो, गेम ना एक्चुअल में डुएबल क्वेश्चन का ही बच जाता है कि जो बाकी क्वेश्चन बच गए जो एक्चुअल में डुएबल हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें, उनको हम कैसे अप्लाई कर पाए। इस बार भी कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे मार्क्स अच्छे बन रहे थे, पर हमने बहुत सारे तुक्के मार दिए, ऐसे ही मन किया। देखो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो अपने आप से हर रोज पूछा करो, क्या मैंने आज कुछ प्रोग्रेस करी, क्या मैंने आज एक कदम बढ़ाया अपने सपने को पूरा करने के लिए या नहीं। लाइफ में हर इंसान गलतियां करता है। कुछ लोग खुद की गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना यूपीएससी की, आपके भी बहुत सारे सीनियर्स रहे होंगे, या इनफैक्ट आप लोगों का भी अटेम्प्ट हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी हो गए स्टूडेंट्स का। अब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हम जो पिछले सालों में यूपीएससी के प्रीलिम्स हुए हैं या इनफैक्ट मेंस भी हुए हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करें। हम ये देखें कि उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। अब इस बार का जैसे प्रीलिम्स हुआ, आप सबने नोटिस किया कि इस बार का प्रीलिम्स काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। काफी सारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रैंडम थे, क्वेश्चंस बहुत सारे अब्सर्ड भी थे। पर ऐसे पेपर के अंदर हमारे लिए क्या सीखने को मिलता है या क्या लर्निंग्स हैं जो हम आगे आने वाले ईयर्स के अंदर अपने आप के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, वही सब आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आई अग्री, पेपर बहुत रैंडम था, पेपर में बहुत सारे अब्सर्ड क्वेश्चंस थे। अब ऐसे पेपर के अंदर ना आप एक बार कोशिश करें कि क्वेश्चंस को आप डिवाइड करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल हैं, बट काफी सारे क्वेश्चन इस पेपर में नॉन डुएबल हैं या फिर जिनको नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार, फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक स्टूडेंट जिसका एक आम दिमाग है, वो ये इतना याद कर ही नहीं पाएगा कि हाँ, यूनाइटेड नेशन का ये वाला मिशन कब हुआ, और इतना मुश्किल है ये। ठीक है, ऐसा भी नहीं है करंट अफेयर के अंदर है, या फिर ये चलो ठीक है करंट अफेयर में था, पर इतना याद रखना कि कौन बंदा कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा था, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम ऐसी चीजें यहाँ पे कर पाए। तो देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे हमारे नॉन डुएबल्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किए नहीं जा सकते ड्यूरिंग द एग्जाम। अब बात आती है कि सर जो डुएबल क्वेश्चन है उनका क्या करना है। देखो, गेम ना एक्चुअल में डुएबल क्वेश्चन का ही बच जाता है कि जो बाकी क्वेश्चन बच गए जो एक्चुअल में डुएबल हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें, उनको हम कैसे अप्लाई कर पाए। अब देखो, जो अगले साल के लिए कर रहे हैं ना तैयारी में, उनको एक छोटा सा एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आप लोग ना एक अपने पास एक मिस्टेक शीट या एक मिस्टेक कॉपी अपने आप पास मेंटेन करो। जैसे एक सिंपल एक कॉपी होती है ना, एक कॉपी देना वहां से, जैसे एक कॉपी होती है मान लो, ठीक है, एक कॉपी आप यहाँ पे अपने पास मेंटेन रखो। ठीक है, इस तरह से इस कॉपी के अंदर ना आप यहाँ पे लिखते रहो कि मेरे से क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जब भी मैं कोई टेस्ट लिख रहा हूं, और खासकर उनको लिखना जो आपकी अवॉइडेबल मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी मिस्टेक्स जो होनी नहीं चाहिए थी पर हुई। क्योंकि पॉइंट ये है, हम इन्हीं मिस्टेक्स से सीखेंगे, जो हमारे कंट्रोल में है हम उनको कंट्रोल करना सीखें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी मिस्टेक शीट का। देखो, आपकी ना इस मिस्टेक कॉपी के अंदर एक शीट के अंदर जब भी आप कोई अगला टेस्ट दोगे, उसमें इन बातों पे गौर करना। क्या गौर करना है? इसमें आप लिखना कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया, जैसे इस बार भी क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आए थे इस बार के पेपर के अंदर, पर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चन ना ऐसे थे जो हमने सुने हुए थे, पर क्योंकि हमने आखिरी मोमेंट में रिवीजन नहीं कर रखी थी, हमने कुछ मिस्टेक्स करी उनमें, है ना। तो पॉइंट ये है कि अब से आप जो भी टेस्ट देंगे उसमें लिखो कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स थी। अवॉइडेबल मतलब कि यार, या तो मैंने पढ़ा था कंसेप्ट पर रिवाइज नहीं किया, तो दिमाग में कंसेप्ट उस टाइम एग्जाम में स्ट्राइक नहीं किया, दैट कुड बी वन रीजन। क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, जल्दबाजी में था, हड़बड़ी में था, क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, उस वजह से गलत आंसर दे दिया। जो भी ऐसी मिस्टेक्स आपको लगती हैं कि मुझसे होनी नहीं चाहिए थी पर मेरे से हुई, उनको प्लीज अपनी कॉपी में लिखो। कुछ सिली मिस्टेक्स भी आपसे होंगी, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर करेक्ट लिखा था या इनकरेक्ट लिखा था, आपने करेक्ट पढ़ लिया, नॉट कई बार ध्यान नहीं दिया, पूरी स्टेटमेंट थी पढ़ ली, कुछ ओनली वर्ड लिखा था जिस स्टेटमेंट ने या जिस वर्ड ने उसको गलत प्रूफ कर दिया। ये सब सिली मिस्टेक्स हैं। आप ना कभी एक कैंडिडेट के पास जाना जो जिसने मान लो प्रीलिम्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया या कुछ मार्क्स की वजह से लेट्स से वो मिस कर गया, उसके दिमाग में ना एक बात चलती रहती है कि यार
इतना बेसिक गलती मैं वहां पे कराया। एक देखो बेसिक गलती आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट कॉज करती है। सिंपल सी बात है, सिंपल आप एक लाइन में एक छोटा सा वर्ड मिस कर देते हैं तो 2 नंबर तो आपके गए गए, ऊपर से नेगेटिव और हो जाती है। तो ऐसी जो मिस्टेक्स हम अगर अपने मॉक्स के अंदर, अपने टेस्ट जो हम लिख रहे हैं उनके अंदर कर दें, तो हमें वो सिखाएंगे ही, ताकि रियल एग्जाम में सेम गलती के चांसेस कम हों। अगर हम सीधा जाके रियल एग्जाम देंगे तो ऐसी गलतियां होने के चांसेस फिर रहेंगे ही रहेंगे। प्लस और गलतियां देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं। इस बार भी कई बच्चों ने हुआ, कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे मार्क्स अच्छे बन रहे थे पर हमने बहुत सारे तुक्के मार दिए, ऐसे ही मन किया। देखो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। एटलीस्ट एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, तब जाके आगे हम उसको प्रोसीड करें। ऐसे रैंडमली तुक्के थोड़ी मार रहे हैं, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो एलिमिनेट करो। तो आपको ना ये जो टेस्ट लिखने हैं आज के बाद से, उसमें यही फोकस करना है कि मैं कितना अटेम्प्ट करूं, विच इज एन आइडियल नंबर। और पेपर टफ आता है तो क्या उतने ही अटेम्प्ट मुझे करने चाहिए? पेपर का लेवल मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं? कुछ क्वेश्चन अननेसेसरी अटेम्प्ट तो नहीं मैंने कर दिए? और फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार रहा टाइम मैनेजमेंट का। इसमें ना मैं दोनों फैक्टर्स मानूंगा इसका। देखो, एक तो पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी था, इतना लेंदी पेपर नॉर्मली होता नहीं है, इस बार तो बिल्कुल ही ज्यादा बहुत बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन यूपीएससी ने दे दिए। और स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। बट ऐसे केस में ना एक कैटेगरी होती है नॉट टू डू क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन कौन से करने हैं वो जानना जरूरी है, पर कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं वो भी जानना जरूरी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन इट इज गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करने चाहिए। कोई आसान क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो, इन द एंड जीएस की बात करूं ना, ये एक रिलेटिव एग्जाम है। आपको मेरे से बेटर परफॉर्म करना है, मुझे आपसे बेटर परफॉर्म करना है, हमें एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि इन द एंड तो 14,000 लोग ही हैं जो मेंस लिखेंगे। तो क्या उन 2 घंटे में अपने आप को बेस्ट दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं, दैट इज वेयर द गेम बिगिंस। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे हाथ में है कंट्रोलेबल्स। व्हाट इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, मैं उनके ऊपर फोकस करूं। जो चीज मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, यूपीएससी के रैंडम क्वेश्चन वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताओ ना, अगले साल आप तैयारी कर रहे हो, अब ऐसा थोड़ी है कि ये तरह की चीजें हम यहाँ पे रट के चले जाएंगे। कहाँ कैसे रटे इतनी सारी चीजें? कल को कोई कुछ पूछ लेगा कि हाँ वो बंदा क्या था, वो बंदा क्या था। दैट इज नॉट पॉसिबल टू बी रिमेंबर्ड, एवरीथिंग वी कांट रिमेंबर। पर हाँ, इतना जरूर है कि जो ऐसी चीजें हैं जो बाकी लोग याद करके जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो मुझे करनी पड़ेंगी, वो मुझे करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए इंश्योर ये करना कि आने वाले डेज के अंदर जितने भी आप टेस्ट लिखो, जो भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट करो, उसके अंदर आप मेंटेन करते चलो। हार्ड क्वेश्चंस हैं या बहुत ही अजीब क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे, इसमें इतना घबराने की बात नहीं। पर टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी सब लोग ठीक कर रहे हैं और मैं ठीक नहीं कर रहा, वहां अपने आप के ऊपर अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, और वहीं पर आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी टीम ने आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्प करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया है, सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच 1.0 के माध्यम से। अब देखो, इसका पर्पस यही है कि आप ना प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के टेस्ट मिल जाएंगे, राइट, प्रैक्टिस करेंगे उनकी। मेंस के टेस्ट यहाँ पे होंगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा हर एक टेस्ट का। और जो वीकली बेसिस पे टेस्ट होंगे उसके माध्यम से आपको और भी अच्छे से अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। हर एक टेस्ट यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन के साथ यहाँ पे मिलेगा, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। एंड दैट इज वेयर कि आप यहाँ पे अपनी कमजोरियां पहचानते रहेंगे, कमजोरियां पहचानेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहां जहां पे आपको कहीं अपने पढ़ाई के अंदर शॉर्ट कमिंग्स लगती हैं, तो वहां पर हमारे पास अपने लेक्चर्स भी हैं, आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू करिए, अपने जहां पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है उनके ऊपर काम करो। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलती है, एंड बाकी और फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये हमारा जो बैच है दोस्तों, ये 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 10th ऑफ जुलाई से, ठीक है। एंड इसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको टीम को बोल दूंगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां पर जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी ये क्यूआर कोड भी है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। चलो ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आप पार्ट बन जाइए जल्दी जल्दी। बाकी और क्या सीखने को मिलता है, एक तो चलो समझ गए मिस्टेक शीट बनानी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो फंडामेंटल चीज है। इसके अलावा और देखो, हम यहां पर ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लो रिटर्न बेसिस पे ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे इस बार की मैं खासकर बात करूंगा,
इस बार वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस्ड वाज कि उनका फोकस पॉलिटी पे था, फोकस था और सब्जेक्ट्स के ऊपर कि यार ये सब्जेक्ट से 14-15 क्वेश्चन आएंगे। अब पॉलिटी मैंने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत अच्छे से मुझे आती भी है और मैं काफी डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से कर भी लूंगा। बट दिक्कत पता क्या हो जाती है, जब एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रास्टिकली कम कर दिए जाते हैं। जैसे इस बार ऐसा ही हुआ, पॉलिटी के क्वेश्चंस लगभग आई थिंक 7 क्वेश्चन कर दिए गए और हिस्ट्री क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, 20 क्वेश्चन हो गए इस बार हिस्ट्री के, वेरी बिग नंबर। तो एक चीज जो हमें पता लग रही है कि यूपीएससी में कोई यहां पे ट्रेंड नहीं है। अब ये बात जीएस के लिए भी ट्रू है, ये बात सीसेट के लिए भी ट्रू है। हुआ ना इस बार भी, मेरे ना पिछले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे से बात करी और स्टूडेंट्स ने पता क्या मुझे बोला, ये बात बहुत कॉमनली आई। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर देखो, हमारा पता क्या था, कई स्टूडेंट का, खासकर मैंने ना हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ मैंने बात करी, उनके साथ भी और बाकी जो अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। तो स्टूडेंट्स ने मुझे एक बात बताई कि सर देखो ना, हम पता क्या सीसेट में क्या करते थे, हम ना सीसेट में आरसी पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, कि ठीक है यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, कुछ 27-28 क्वेश्चन आएंगे, कुछ 20 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे, तो 40-45 नंबर हम यहां से ले लेंगे, बाकी बचे 20-22 नंबर, उसके लिए हम रीजनिंग से थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़े क्वांट से कर लेंगे, तो 70-75 नंबर आराम से आ जाएंगे। और ये चीज काफी हद तक काम कर भी जाती थी, 2025 में काम करी, 24 में काम करी और पीछे भी इनफैक्ट काफी हद तक काम कर जाती थी। पर दिक्कत पता क्या हुआ, इस बार यूपीएससी ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आरसी के कम कर दिए, जैसे पॉलिटी के वहां कम हुए ना, ऐसे ही आरसी के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां कम कर दिए। अब दिक्कत क्या हुई, ये जो हम सोच के चल रहे थे कि 45 नंबर आ जाएंगे, ये रह गए 30-32 के आसपास ही। अब क्वांट रीजनिंग को वैसे भी 30 ही चल के लेके चल रहे थे, तो वो नंबर फिर 60 के आसपास पास रह गए, जो हम सोच के चले थे कि 75-80 तक हम पहुंच जाएंगे। तो इससे ये देखो यार, अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि यूपीएससी में कोई सिंगल पैटर्न यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। कल को हो सकता है पॉलिटी क्वेश्चन इस पर 7 आए, कल को हो सकता है फिर से 15-16 आ जाए, कल को हो सकता है हिस्ट्री क्वेश्चन जो 20 है वो कम होकर फिर से 10 के आसपास आ जाए, राइट। ऐसा हो सकता है कि आरसी क्वेश्चन इस साल 15 है, या सॉरी 22-23 है, अगले साल फिर से 27-28 हो जाए, या कम भी हो सकते हैं। तो हम आगे से किसी भी सब्जेक्ट को लो रिटर्न लेके नहीं चल सकते, हमें हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। ऐसा मत करो कि एक सब्जेक्ट पूरा ही छोड़ दिया, कई बच्चे होते थे जो एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री छोड़ देते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो चीज हम छोड़ के जा रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बढ़ाना दे यूपीएससी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखो कितने सारे क्वेश्चन थे इस बार, आई नो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अजीब भी थे इसमें, राइट। तो ये बात हुई। हाँ, इसके अलावा सेम गोस फॉर सीसेट। ठीक है, सीसेट में इस बार जैसे आपने नोटिस किया, कुछ कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस भी आए, ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आए, तो सीसेट का भी पैटर्न काफी हद तक चेंज हुआ इस बार। तो हमें भी अपनी तैयारी को उसी हिसाब से रखना है। और सीसेट के लिए मैं खासकर एक बात बताऊं कि सीसेट में ना एक गलती हम पता क्या करते थे, एक गलती जो मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते थे, वो ये थी कि सीसेट में ना हम थोड़ा सा आखिरी तक उसको छोड़ देते थे, कि चलो एक काम करेंगे यार, आखिरी के 3 महीने में सीसेट कर लेंगे, कि फरवरी में स्टार्ट किया, फरवरी मार्च थोड़ा अच्छे से किया, फिर अप्रैल में प्रैक्टिस करी, हो गया सीसेट। अब ऐसा नहीं चल सकता। अब अगर हम पैटर्न देखें ना, तो अब जैसे नोटिस कर लो, ये जैसे क्वेश्चन है इस बार, कई क्वेश्चन इस प्रकार के थे। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी, आखिरी 2-3 महीने के ऊपर वो निर्भर नहीं रहा। आखिरी 2-3 महीने के ऊपर अगर आप कर रहे हैं, तो हो क्या जाएगा ना कि आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, आई कंप्लीटली एग्री, एक डिसेंट मार्क्स आप ले आएंगे। पर अगर यूपीएससी ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, वो तभी हो पाएगा अगर आपने साथ में लगातार कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करी होगी। तो इसीलिए अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सीसेट में अभी उतना अच्छा नहीं फील कर रहा है, या उसको लगता है कि नहीं यार मुझे सीसेट और इंप्रूव करना है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर सीसेट प्रैक्टिस करें, आखिरी के 2 महीने के ऊपर इसको मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और इस बार मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो जीएस में क्वालिफाई कर रहे थे, पर सीसेट में 2 नंबर की वजह से, 3 नंबर की वजह से, 4 नंबर की वजह से वो मिस कर रहे थे। ये बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा कि वी कैन नॉट लीव सीसेट फॉर लास्ट। ये सारी लर्निंग्स है, लर्निंग्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम। ठीक है, और देखेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, देखो अब ना क्वेश्चंस ना पीआईबी से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप ना इस बार के जरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाओ,
2026 के ना क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप देखो कि कहां से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो करंट अफेयर्स में थे, एंड यू विल फाइंड आउट वन थिंग वेरी वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर एक्चुअली फ्रॉम पीआईबी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रैंडम रैंडम रिसोर्सेज से पढ़ते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे ये शॉर्ट्स वो शॉर्ट्स, यूट्यूब पे ये वीडियो, और उनको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। देखो पढ़ाई इसको नहीं बोलते हैं रैंडमली कुछ कुछ देखते रहना। पढ़ाई वो होती है जो आपको दिन के अंत में प्रोडक्टिवली आपके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करे, आपको एग्जाम क्लियर करने के नजदीक लेकर जाए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज से आप रोज रात को जब भी आप सोएं, एक बार अपने आप से पूछें कि क्या मैंने जो आज पढ़ा क्या वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्या जो मैंने आज पढ़ा क्या मुझे वो मेरे एग्जाम के नजदीक लेकर जाएगा उसको क्लियर करने के। अगर जवाब नहीं है ना, तो आज ही अपने आप को बदलना का समय है। नहीं तो पता क्या होगा, आप एग्जाम से बिल्कुल पास में पहुंच जाओगे, महीना 2 महीने बचे होंगे और आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ा तो पूरा साल, पर एक्चुअल में पढ़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि इनपुट बहुत दिया पर इनपुट गलत जगह पे दिया। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं कि विच आर डिस्ट्रैक्शन, विच आर वेस्टिंग योर टाइम, तो उनको अभी से आप यहाँ पे अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। और जो ऐसी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीआईबी है, जिनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो प्लीज उनके ऊपर फोकस करें। अगर आप पीआईबी नहीं भी फॉलो कर पा रहे कोई बात नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट पीआईबी के आर्टिकल्स रहते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अवर एग्जाम, वो सारे मैं यहाँ पे प्रीलिम बूस्ट में कवर कर देता हूँ। लास्ट ईयर भी आप लोग नोटिस करना, ठीक है, पिछले साल 2026 में जितने भी पीआईबी के अंदर कवरेज थी जो यूपीएससी एग्जाम के अंदर आए, ऑल ऑफ देम वर कवर्ड इन प्रीलिम बूस्टर। हम पहले से इस चीज को कवर कर रहे थे, क्योंकि पहले भी ये बात हुई है। ये पहली बार नहीं था कि पीआईबी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, पहले भी आते रहे थे, और इसीलिए हम इसको पहले से ही कवर कर रहे थे और इस बार बच्चों को उसका फायदा भी हुआ। तो आपको भी यही इंश्योर करना है कि यू फॉलो पीआईबी रेगुलरली, रैंडम चीजें पढ़ने की बजाय इधर यहाँ पे ध्यान दें। इनफैक्ट ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं, या तो प्रीलिम बूस्टर फॉलो कर लो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, या फिर देखो कई बच्चे क्या होते हैं ना, कई बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें आपको बताता हूं, देखो इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोगों के पास गूगल जेमिनाई है, सबके पास, सिंपल है, आप गूगल पे सर्च करो, यहां पर आपको ना एआई मोड दिखेगा, एक बार एआई मोड पे आप क्लिक करो और यहां पर आप लिख दो, ठीक है, आप यहां पे लिख दो, आप इसमें ना एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाओ कि आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट, ठीक है, लिख दिया, प्लीज गिव इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम पीआईबी विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, मैं बस आपको बस ऐसे लिखने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी इसको आप ना थोड़ा ठीक करना। ठीक है, ये तो मैं बहुत ही बेसिक आपको सामने प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके, इसको चेंज करके, इसको और बेटर करके आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो देखो यार कितनी, देखो इसको ना, देखो इसने यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे आप इसने समराइज कर दी जेमिनाई ने। जेमिनाई बहुत ही शानदार काम करता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, आप इनको बोल भी सकते हो कि हाँ मुझे आर्टिकल्स एक प्रॉपर यूपीएससी स्टाइल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे कंबाइन करके दो, तो वो भी आपको यहाँ पे दे देगा। तो देखो पॉइंट ये है ना कि जैसे गूगल जेमिनाई है बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी आज के समय सबके पास है, पर आप टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल करते हो कि आपको वेस्ट करे, या फिर गूगल जेमिनाई की तरह आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने के अंदर यूज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। हाँ जी, एक दो लर्निंग्स मैं आपको और बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक दो लर्निंग ये है कि आपको ना जो मेंस की प्रेपरेशन है वो अभी से ही अपनी करनी चाहिए। अब जैसे मैं इसके दो रीजन देता हूं, इसका रीजन है कि ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी, मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे इस बार के प्रीलिम्स हुआ, अब ये कुछ क्वेश्चन आए इस प्रकार के, एथिक्स वगैरह के क्वेश्चंस थे इस बार के प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए। नॉर्मली नहीं आते एथिक्स के क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स के अंदर, पर इस बार आए। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से कर रखी थी, दे वर एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाए। तो हमें इंश्योर ये करना है कि हमारी मेंस की तैयारी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अच्छे से हम कंप्लीट करें, वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। और अगले साल आप नोटिस करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने का ही होता है, तो अगर मेंस पहले से ही हमने तैयार कर रखा होगा तो हमें इस चीज के अंदर उतनी दिक्कत, उतनी परेशानी यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी टाइम है इस चीज को इंप्रूव करने का, तो प्लीज यहां पे इसको करिएगा, ठीक है। बाकी देखो आखिरी 2-3 चीजें बस यही हैं
कि अब देखो यूपीएससी में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए भी हमें फैक्चुअल चीजों को थोड़ा सा अपने एंड पे अपने अराउंड वर्क अराउंड करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा हमें यहाँ पे याद करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल नहीं पूछेगा, वो पूछ रहा है। बाकी एक बात और ध्यान रखना, आप लोग ना जब मॉक्स दोगे तो प्लीज ना मॉक्स ऐसे देना कि सुबह के टाइम के ऊपर आप जीएस का पेपर फोकस करो और दोपहर को फिर सी सेट भी दो। जैसे आपका सुबह के टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में होता है ना जीएस का पेपर, और सी सेट कब होता है आपका? आफ्टरनून शिफ्ट में, राइट? सुबह के टाइम मॉर्निंग में जीएस का पेपर, दोपहर में आपका आफ्टरनून में सी सेट का पेपर होता है। अब अगर आपने अपने मॉक्स भी इसी तरह से दिए होंगे ना, तो रियल एग्जाम के अंदर भी आपको पता होगा कि कैसे टैकल करना है। क्या होता है ना कि कई स्टूडेंट्स ने इस बार क्या हुआ, जीएस का सुबह का पेपर थोड़ा मुश्किल आया और उनके दिमाग में था यार सुबह का पेपर खराब हो गया, सुबह का पेपर खराब हो गया। ये सोचकर जब वो गए शाम का पेपर देने, तो उनको बहुत दिक्कत आई सी सेट का पेपर करने के अंदर, क्योंकि उनका दिमाग में ही वो चीज अटक गई थी। तो सी सेट के कई आते हुए क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी। ऐसा नहीं करना है आपको। आप यही इंश्योर करिए कि भाई सुबह का पेपर जैसा भी हुआ, शाम का पेपर आप हम अच्छे से एक नए एग्जाम माइंडसेट के साथ यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब हमने अपनी तैयारी करी होगी, जो मिस्टेक शीट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया होगा। बाकी लास्ट देखो, इंपॉर्टेंट है इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। अगर आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन के अंदर गलतियां नहीं करते, उनके ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करते हैं, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे थे जो मुझे आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने थे। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि व्हाट आर द लर्निंग्स। ये लर्निंग्स हम जितनी जल्दी सीख जाएंगे दूसरों की गलतियों से, उतना अच्छी बात है। नहीं तो पता क्या होगा कि कई बार हम लोग ईयर पे ईयर, साल दर साल हम यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे, बट प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो अपने आप से हर रोज पूछा करो, क्या मैंने आज कुछ प्रोग्रेस करी? क्या मैंने आज एक कदम बढ़ाया अपने सपने को पूरा करने के लिए या नहीं? अगर आंसर हाँ है, तो शाम को एक बार अपने आप को शाबाशी जरूर देना। अगर आंसर ना है, तो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने की यहाँ पे जरूरत है, ताकि हम सही डायरेक्शन पे चल पाए। आई होप ये सेशन आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।